Food security. Food security is the ability to produce and access enough food to meet the needs of the population. Sustainable development includes promoting sustainable agricultural practices that produce food without harming the environment. अब फूड प्रोड्यूस हो रहा है और एनवायरनमेंट को खतरा है, ये क्या बात हो गई? यानी आप जो है वो बड़ी तवज्जो से फूड का जो है वो प्रोड्यूस करें कि एनवायरनमेंट को खतरा ना हो। तो इसकी बात मैंने अभी आपको बताई, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले हमने एक तो फर्टिलाइजर डाले, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर जो इंसान ने, हजरत इंसान ने बनाए, वो हमने डाले फसलों के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसके मसाम, आपको पता है जिस तरह हमारी स्किन के अंदर मसाम होते हैं, पोर्स होते हैं, इसी तरह ज़मीन के अंदर भी पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो वाटर को या तो वक्त ज़रूरत बाहर लेकर आती है या फिर वाटर को अपने अंदर जज्ब करती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इन फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से उसके मसाम बंद होने शुरू हो गए, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा हमने क्या किया, पौधों के अंदर कीड़ा लग जाया करता था, ठीक है, या इस तरह का कोई जरासीम जो, उससे बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स डाले, छिड़के, उसके ऊपर छिड़काव आपने देखा होगा अक्सर प्लेन्स या ड्रोन्स के ज़रिए से उनके ऊपर दवा का जो है वो छिड़काव किया जाता है। तो उस दवा के छिड़काव से, उन पेस्टिसाइड से क्या हुआ कि ना सिर्फ ये कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे या हार्मफुल जो एनिमल्स थे वो मर गए, बल्कि जो पॉजिटिव यानी गुड बैक्टीरिया थे जो फसल के लिए ज़रूरी थे या जो होने चाहिए थे आपको ज़मीन के अंदर ग्रोथ के लिए उनको ज़रूरी था, वो ज़मीन के ऊपर भी असरअंदाज हो गए और उनमें से गुड बैक्टीरिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो ज़मीन जो है वो फर्टिलाइजेशन उसकी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो पैदावार देने में नाकामी की तरफ जाने लगी। तो अब उसको उस तरफ हमें थोड़ा सा तवज्जो देना है। हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने हैं। मसलन हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाते हैं, मसलन हम जो फ्रूट्स खाते हैं हम उनके छिलकों से जो है वो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं पौधों के ही अपने कुछ हिस्से होते हैं जो इस तरह हो जाते हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर। छिलके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम फर्टिलाइज़र में, तो नेचुरल वेस्ट के थ्रू जिस तरह अल्लाह ताला ने कुदरत का निज़ाम था कि हम उसी को ले आएँ, तो उससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा और हमारी जो नेचुरल वे में ग्रोथ थी वो हमारी शुरू हो जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी भी हो जाएगी और एनवायरनमेंट को इससे ख़तरा भी नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा है उससे एनवायरनमेंट को ख़तरा नहीं होता। जो आर्टिफिशियल ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे जो है वो ख़तरा हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया कि जैसे जंगली हयातियात या इस तरह की चीज़ें जो भी हैं जो हैबिटेट थी, हैबिटेट कहलाती है वहाँ के आदी हो जाना किसी भी चीज़ में, और हैबिटेट जो है वो चेंज भी हो जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, मसलन इंसानों में ही अगर आप देख लें, आपका कोई जानने वाला था और वो उसका कलर, टोन और उसकी जो है वो अंदाज मुख्तलिफ था थोड़ा सा, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी इंसान की या जानवरों की बॉडी में, इवन पौधों की बॉडी में भी इस तरह की चीज़ रखी कि जिसकी वजह से वो अपने इलाके के लिहाज से थोड़ी सी प्रोटेक्शन, इम्यून सिस्टम जिसे आप कह लें या और चीज़ें कह लें कि वो असर करती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आप चेंज देखते हैं। चाहे वो पौधा हो, अगर आप एक खत्ते से लेकर उसे दूसरे खत्ते में, वो एक खत्ते का पौधा है और उसे आप दूसरे खत्ते में लगाने की कोशिश करेंगे तो आप उसके अंदर चेंज पौधे के अंदर भी थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरह जानवर भी आप एक खत्ते से दूसरे खत्ते में लेकर आएंगे तो उस हिसाब से उसके अंदर भी चेंज आएगा। इंसान की मैंने बताया स्किन टोन और ये सारी चीज़ें भी खत्ते के लिहाज से, यानी एक वो पहले एक नॉर्मल हमारे यहाँ का जो मौसम होता है इस मौसम में रहता था उसकी स्किन टोन डिफरेंट थी, लेकिन अगर वो ठंडी कंट्री में चला गया और फिर वहाँ से वापस आया तो उसकी स्किन टोन डिफरेंट हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक। अब हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉर ह्यूमन वेलबींग। However, biodiversity is declining at the alarming rate due to human activities such as habitat loss and pollution. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगी और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे खित्ते थे, और हो सकता है कि आपने YouTube के ऊपर ऐसे भी इलाके सर्च किया, और इन्वायरमेंटल साइंस का अगर हमारा सब्जेक्ट ये कंटिन्यू रहा तो हम ऐसे इलाकों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमें सेव करने की या प्रिजर्व करने की ज़रूरत पेश आ गई। वहाँ पूरे के पूरे शहर बने हुए, वहाँ पूरी की पूरी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन लोग गायब। अब वो लोग गायब क्यों हुए? वो इस वजह से हुए कि वहाँ कोई पानी बहता था, कोई इस तरह की चीज़ थी जो बाद में खुश्क होते होते दरिया था वो खुश्क हो गया, तो वहाँ उनकी क्रॉप फसल उगाने का इंतज़ाम जो था वो ख़त्म हो गया, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे लोग जो थे वो वहाँ से सर्वाइव करके किसी दूसरे तरफ शिफ्ट हो गए। उनके घर थे, मकानात थे बने हुए और बहुत सारी चीज़ें थी जो इसी तरह सेव हैं, और वहाँ के ऊपर कोई आपको देखते हैं कि कोई इस तरह का एक सुनसान सा शहर है, एक सुनसान सी आबादी है, मतलब इस तरह की जो आपको नज़र आती है, इसके ऊपर वीडियोस बनी और बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, वो आपने देखी। तो वो इस तरह के खत्ते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ बर्तन बहुत सारे नज़र आ जाते हैं निकले इस्तेमाल के, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, मसलन वहाँ लोग रहते थे, आबाद हुए, लेकिन फिर आबादी उनकी कहीं और चली गई। तो इस तरह की सिचुएशंस हुई।
अब इनको बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योरिंग द नेचुरल इकोसिस्टम्स आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात आ गई, यानी वही बात कि जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं, और ऑर्गेनिक मेडिसिन, जिस तरह हम अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो हम तिब की बात करते हैं, यानी वो तिब जो या तो यूनान का हिस्सा रही या हमारे अंबिया कराम से हमारे पास आई, ठीक है। तो वो वाली तिब यानी ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ हम दोबारा आ गए। आजकल फिर आपने देखा कि इसके अंदर सर्टिफिकेशन शुरू हो गई मेडिसिन के अंदर, और फूड की तरफ भी जब आप आते हैं तो आप ऑर्गेनिक फूड की बात करने लगते हैं, यानी कि एक आप फूड्स दो तरीके से हमारे यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। एक है सिंथेसाइज फूड। सिंथेसाइज फूड का मतलब है अगर आपके पास आलू रखे हुए तो दो किस्म के आलू आपको मिलेंगे, एक होगा सिंथेसाइज पोटैटो और एक होगा ऑर्गेनिक पोटैटो। तो इन दोनों का फर्क क्या है कि सिंथेसाइज आपने आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो आपने डाली वो आर्टिफिशियल मेथड से उसको ग्रो किया, यानी उसके अंदर जो आपने खाद डाली, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया या इंजेक्ट किया या इस तरह की चीज़ें जो आपने लेबॉर्ट्री में की और फिर वो पोटैटो ग्रो किया। और एक था ऑर्गेनिक, यानी कि कुदरती निज़ाम से जो अल्लाह ताला ने सिस्टम डाले और उसके तहत जो हमेशा से होता चला आया उस तरह का पोटैटो। तो साइज़ में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। सिंथेटिक जो सब्जी फ्रूट जो भी आप चीज़ ले लें तो वो थोड़ी सी बड़ी आपको लगती है, ठीक है, और उसके अंदर जब आप काटते हैं या इस्तेमाल करते हैं अपने पकाते कुकिंग के लिए इस तरह के लिए तो भी आपको डिफरेंस फील होता है। मसलन एक आप ऑर्गेनिक टोमेटो ले आए और आप एक सिंथेसाइज टोमेटो ले आए तो आप टोमेटो को कट करेंगे तो उसके अंदर से वो वाला रस और वो वाली चीज़ें नहीं निकलेंगी, अजीब सा कुछ स्टिफ सा यानी वो नज़र आएगा। और जो ऑर्गेनिक टोमेटो अगर आप लेकर आएंगे तो उसके अंदर रस और वो तमाम चीज़ें कुदरती जो कुदरत ने इस तरह पैदा की वो आपको नजर आएगा जायका में, उसके थोड़ी सी खटास होगी, जबकि वो जो सिंथेसाइज टोमेटो होगा उसके अंदर नहीं होगी। अच्छा, पहले तो आपने ग्रो कर लिया, यानी बहुत सारे सिंथेसाइज फूड ग्रो कर लिए अपनी ज़रूरत के लिए। ज़ाहिर है उनके पास मौसम ऐसे नहीं होते सारे कि वो जो है वो ऑर्गेनिक मेथड से उगा सकें, उनके यहाँ काफ़ी अर्से बर्फ़ पड़ी रहती है जिसकी वजह से फसलें जो वो लगाते हैं या बीज जर्मिनेट जो वो करते हैं उसकी वजह से गल जाते हैं। जो बर्फ़ जहाँ जिन इलाकों में ज़्यादा होती है अगर वो उस वक्त ग्रो करेंगे तो वो गल जाएगा, ज़मीन ख़राब करेगा। तो वो उस वक्त ग्रो जो है वो ख़ास उनका सीज़न होता है जब उनके पास बर्फ़बारी नहीं होती और ज़मीन इस काबिल होती है कि उस पर वो कुछ ग्रो कर सकें, तो उस वक्त वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये जहन में रखनी होगी कि अब फूड बचाना है हमें, वेजिटेशन, और वो भी वेजिटेशन कौन सी, ऑर्गेनिक वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेज में जो वेजिटेशन होती है उस तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। Overall, the environment and sustainable development are inextricably linked, यानी कि बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आपस में। Sustainable development is essential for protecting the environment and ensuring that everyone has access to the resources they need to live a healthy and fulfilling life, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया कि अब आप सस्टेन करें। बार बार आपके पास एक वर्ड आ रहा है सस्टेनेबिलिटी का, यानी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है, आने वाले दिनों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अब हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। एयर हो गई तो इसको, वाटर हो गया तो इसको, फूड हो गया, वेजिटेशन हो गई तो इसको बचाना है और कुदरती ज़राए के तहत बचाना है, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जहन में रखने वाली है जी। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसके ऊपर काम क्या क्या किया गया, इसको बचाने की कोशिशें क्या क्या की गई, और ये सिर्फ एक अंदरूनी एक 1 यूनिट के तहत नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके तहत किस वक्त लोग अवेयर हुए, किस वक्त जो है उनको समझ आनी शुरू हुई और फिर उसके ऊपर कन्वेंशंस और इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं। उसकी तफसील ये 20 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन आपके एनवायरमेंटल साइंस में भी आ चुका है और GSA में भी आपकी हेल्प करने वाला है जी। हम देख लेते हैं। The history of environmental movements can be traced back to the early 19th century when people began to speak out against the negative impacts of industrialization on the environment. In the late 19th and early 20th century, a number of environmental organizations were founded, such as the Sierra Club in the United States and the National Trust for Places of Natural Beauty in the United Kingdom. अब ये चीज़ें आपने देखी कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से स्टार्ट हो रहा है। ये किसी पसमानदा या जिसे हम कहना चाहिए कि गरीब ममालिक से ये चीज़ स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि वहाँ के ऊपर जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी थी, जहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा इस किस्म के काम हुए थे, फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे थे और इस तरह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से एक कॉन्शियसनेस बेदार होना शुरू हुई कि ये हम क्या खा रहे हैं, ये हम चीज़ें। सिंथेसाइज फूड की अभी मैंने बात की आपसे, तो जब रिसर्च हुई तो पता चला कि सिंथेसाइज फूड हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है, ठीक है। हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाके वो अटक जाता है, फंस जाता है और फिर मसाइल जनरेट करता है, क्योंकि वो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया हुआ है। ऑर्गेनिक फूड जब हम खाते हैं तो वो हमारी किस तरह निज़ाम हज़म में जो है वो आसानी फराहम करता है और हम एक हेल्दी वेल्दी जो है, आपने अगर पुराने ज़माने के लोग देखे हो तो उनकी आखिर वक्त तक उनकी आंखों में चश्मा नहीं होता था,
और बहुत सारी चीज़ें थी कि उनकी पूरी बॉडी जो थी, जो खाया करते थे बड़ी बड़ी चीज़ें, ग़िज़ाएँ जो उनके यहाँ इस्तेमाल होती थी, निहार ही पाए सब कुछ, और बड़े बड़े, तो वो चिकनाई वाली इस तरह की वो पूरे कंज्यूम कर लिया करते थे। हमारा तो आजकल का जो माहौल है या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का बन गया कि हम जो हल्की फुल्की चीज़ भी खा लेते हैं वो भी हज़म करना हमें मुश्किल हो रहा होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है कि किस तरह हम सेव कर सकते हैं अपने आप को भी, अपने आने वाली नस्ल को भी। तो इन द मिड 20th सेंचुरी द एनवायरमेंटल मूवमेंट गेन मोमेंटम। अब जो है वो एक थोड़ी हरकत में आनी चीज़ शुरू हुई, मोमेंटम पकड़ा in response to a number of environmental crises such as air and water pollution। अब उनको लगा कि एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इस पर कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, क्या काम किए हैं? एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड सच एज DDT। ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले, पेस्टिसाइड एक खातून ने जो है जो ये चीज़ देखी थी DDT का इस्तेमाल, और उसके ऊपर सबसे पहले एक बुक लिखी थी जो अभी आने वाले आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अवेयरनेस की और वहाँ से इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो है हमारी बेदार हुई। ठीक है, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1970 एंड इट हेल्प टू रेज द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज एंड टू मोबिलाइज द इन्वायरमेंटल मूवमेंट। 1970 से, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, आपने अभी जो 90th सेंचुरी का तस्करा सुना, तब तक थोड़ा थोड़ा लोग इससे वाकिफ होना शुरू हुए, और फिर 20th सेंचुरी में आपने देखा, यानी कि 1970 में इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो थी वो इस तरह की पेश आई, जब अवेयरनेस इन्वायरमेंटल इशूज जो है वो मोबिलाइज हुए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट शुरू हुई। Since the environment movement has grown to become a global force, environmental organizations have played a leading role in advocating for environmental protection policies such as Clean Air Act and the Clean Water Act in the United States। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला वो कहाँ था? यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया था, और वहाँ के ऊपर एयर की क्लीनिंग की तरफ या वाटर की क्लीनिंग की तरफ ध्यान जो था वो देना शुरू हुआ या जाना शुरू हुआ हमारा ध्यान वहाँ के ऊपर। ठीक है, they have also worked to raise awareness of environmental issues such as climate change and biodiversity loss। और फिर इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो आना शुरू हुआ, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जल रहे, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो वहाँ के ऊपर धुआं, गर्मी, ये सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, बायोडाइवर्सिटी का यानी हयातियात का, वही मैंने कहा कि पानी खुश्क होना शुरू हो गया, या इस तरह से जो चीज़ें हैं वो एक जगह सब लोग रह रहे थे, सब हो रहे थे, वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी तरफ आना शुरू हुए, तो ये चीज़ें हमें देखने में नजर आई। ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ सम ऑफ द की इवेंट्स। अब हम एक ब्रीफ तरह की, ब्रीफ आपको पता है छोटा करके हम उसको थोड़ा सा वो करके, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं तो वो हम उसको नोट करने की कोशिश करेंगे। हियर इज अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ सम की इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट। सबसे पहले 1851 यानी 19th सेंचुरी से, जिस तरह बिल्कुल आखिरी जो 19th सेंचुरी चल रही थी, यानी 1851 का एरा जो है वो हम देखते हैं। हेनरी डेविड थोरियो पब्लिश हिज बुक वेल्डन, considered one of the foundational text of the environmental movements। ठीक है, सबसे पहले इसने 1900 कौन था ये? हेनरी डेविड थोरियो, और इसने सबसे पहले 1851 में अपनी बुक लिखी जिसका नाम था वेल्डन, और इसने एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करनी शुरू की। 1872 में येलोस्टोन नेशनल पार्क इज एस्टैब्लिश, बिकमिंग द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले पार्क हुआ करते थे लेकिन वो नेशनल नहीं हुआ करते थे, कौमी पार्कों का जिस तरह इस तरह, तो ये जो है 1872 में आपको नजर आया, येलोस्टोन के नाम से जो पार्क था वो सबसे पहले नेशनल पार्क आपका बना। 1892 द सियरा क्लब वाज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 1892 में एक ये तंजीम बनी और ये सियरा क्लब बना, और ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स से इसकी इब्तिदा हुई। 1895 में द नेशनल ट्रस्ट फॉर प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी वाज फाउंडेड इन यूनाइटेड किंगडम। अब इस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ कौन सामने नजर आया हमें? यूनाइटेड किंगडम आगे बढ़ता हुआ नजर आया, उसके अंदर भी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी, उनके यहाँ मौसम सर्द होता था और इस तरह की चीज़ें थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? नेशनल ट्रस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हरियाली वाली जो ज़मीनें थी उनको उन्होंने जो है तवज्जो देनी शुरू की। 1905 में द यूएस फॉरेस्ट सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड। यूएस फॉरेस्ट यानी बाकायदा जंगलात को आप प्रिजर्व करने का और इनके लिए सर्विस जो है प्रोवाइड करने का जो है वो काम शुरू हुआ। ठीक है, 1916 द नेशनल पार्क सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड, और अब 1916 में, जो 1905 में पहला पार्क आपने किस सन में देखा था? येलोस्टोन 1872 में देखा था, और उसके बाद जो आपका आया 1916 में, 1872 के बाद 1916 में बाकायदा नेशनल पार्क जो थे वो इस तरह से बनने शुरू हो गए।
1945 the United Nations was founded and it includes a number of environmental organizations such as World Wildlife Fund and the International Union for Conservation of Nature. अब इंटरनेशनल यूनियन आपने देखा कि सारे के सारे जो है वो ममालिक इकट्ठे होने शुरू हुए और अब नेचर को बचाने की कोशिश शुरू हुई। और ये कब हुआ? 1945, यानी कि 20th सेंचुरी की बात है, ज़्यादा पुराना जो है वो कोई सिस्टम या कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल यानी जो लास्ट ही 19th सेंचुरी चल रही थी वो, या फिर 20th सेंचुरी की जब इब्तिदा हुई 1945 की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त ये काम 1962 रैचल कार्सन पब्लिश्ड हर बुक साइलेंट स्प्रिंग विच रेजेस अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये वो बुक थी जो मैंने आपको बताया 1962 में, जिससे अवेयरनेस लोगों में पैदा हुई और वो पेस्टिसाइड्स के लिए, और तब से ये चीज़ जोर पकड़ी, जिसे हम कहना चाहिए कि वो मदर कही जाती है एनवायरमेंटल साइंस की। कौन? ये रैचल कार्सन। इसने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, और इसने सबसे पहले जो पेस्टिसाइड और उसका नाम भी लिया था और वो था DDT। ठीक है, DDT के बारे में इसने कहा था कि इसके इस्तेमाल से जो है वो वेजिटेशन ख़राब हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असरात इसके हो सकते हैं। बहरहाल 1970 द फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेटेड। 1970 में जो पहला अर्थ डे था आपका, यानी कि दुनिया को अब बचाना है। अभी तो आप बहुत आराम से बच्चों को देखते हैं कि स्कूलों में भी ये अवेयरनेस देनी शुरू हुई और अर्थ डे मनाना शुरू होते हैं, वो लोग सब करते हैं। लेकिन इसकी इब्तिदा जो थी, पहला अर्थ डे वो मनाया गया 1970 में, 1970 में, यानी ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी एरा की बात है। 1972 द क्लीन एयर एक्ट इज पास्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बाकायदा एक्ट आपको पता है वो चीज़ होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई, अब वो एक्ट है। ठीक है, तो वो पास हो गई, बाकायदा क्लीन एयर एक्ट पास हो गया और वो हुआ है 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स में। 1973 में द इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट इज पास्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने आपको बताया वो वाली हयातियात जो खत्म होती चली जा रही है। कुछ मिसालें मैंने दी, जिसमें वाइट टाइगर की मैंने मिसाल दी, और इसके अलावा बारहसिंगा जो है उसकी नस्ल भी खत्म हो रही है। ठीक है, हिरन जो है उसकी नस्ल भी खत्म हो रही है, और ये इंपॉर्टेंट जानवर थे लोगों के लिए। हिरन को आपको पता है कि उससे इतर तैयार होता है, उसकी नाभ से कोई चीज़ निकलती है जिससे इतर तैयार होता है। बारहसिंगा जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसका शिकार करते थे, और बहरहाल मुझे नहीं पता कि वो गोश्त के तौर पे इस्तेमाल होता है या नहीं, लेकिन उसकी हयातियात भी ख़त्म होती चली जा रही है। वाइट टाइगर की हयातियात भी ख़त्म होती चली जा रही है। तो ये तो कुछ एनिमल्स की मिसालें थी। इसके साथ साथ पौधे भी ऐसे जो कुछ हर्बल्स थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बड़े फ्रूटफुल और बड़े फ़ायदेमंद थे, तो उनकी हयातियात भी आपको पता है कि जिस तरह इंसानों की नस्ल चलती है इस तरह पौधों की भी चलती है, जानवरों की चलती है इस तरह, तो पौधों में भी वो नस्लें जो है वो इन्हितात का शिकार है। तो उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी कंट्री या ऐसा जो है मौसम मिल जाए जहाँ पे उनको दोबारा से रीग्रो किया जा सके। ठीक है, तो ये आपकी जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज 1973 में आई। 1987 द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज साइंड विच इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आप GSA में पूरा एक टॉपिक अलहदा भी पढ़ेंगे, 5 नंबर का इसमें पूरा सवाल आ जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? दरअसल जो ओजोन की मैंने आपको सिचुएशंस बताई, उसी लिहाज से, यानी कि जो बैड ओजोन लेयर है अब उसको किस तरह से ख़त्म करना है, और गुड ओजोन लेयर जो है उसको किस तरह से सेव करना है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको पता है बहुत बड़ा सुराख जो वो इस तरह से हो चुका है, वो नेचुरली बढ़ता भी रहता है। अल्लाह ताला ने खुद ही ये सिस्टम कायम किया हुआ है, लेकिन ये कि इंसानी जो हज़रत इंसान ने जो कार्रवाइयाँ की उसकी वजह से उसको नुकसान पहुँच रहा है, तो उसको सेव भी करना है। तो वो उस तरफ भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरे इंटरनेशनली तौर पे कंट्रीज इकट्ठा हुई और उन्होंने एक प्रोटोकॉल, देखो कन्वेंशंस भी होती हैं और प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, इन दोनों का फ़र्क क्या है? तो कन्वेंशंस वो होती हैं जो हमने इकट्ठे हुए और हमने बात की, किसी चीज़ के ऊपर डिबेट हुई, अवेयरनेस हुई और ये सारी चीज़ें, तो ये कन्वेंशन कहलाएगी। और प्रोटोकॉल वो होता है जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए और बाकायदा जो है वो उस पर लोग काम करना शुरू हो जाए, वर्किंग आपकी जो है वो कुछ नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो कहलाती है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, बाकायदा देना है, आपने देखा है प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल जो है वो उस पर वर्किंग जब स्टार्ट हो जाती है तो वो कहलाती है। तो ये बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये, जिसको हम अलहदा से भी स्टडी करेंगे। 1992 द अर्थ समिट इज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील which brings together world leaders to discuss environmental issues। सारी दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा किया 1992 में, और ये अर्थ समिट जो है ये मुनक़िद की गई और इसके अंदर दुनिया जिस तरह जो इसके अंदर ख़तरात लाहक हो चुके हैं उसके ऊपर तस्करे किए गए। ठीक है, और अवेयरनेस बेदार की गई।
1997 the Kyoto Protocol is signed, which is international treaty that aims to reduce greenhouse gas emissions. ठीक है, अब ये क्योटो प्रोटोकॉल आया और 1997 में आया और इसके अंदर ग्रीन हाउस से जो इमिशंस हो रहे थे उनको बचाने की कोशिश की गई। अब ये फिर एक मैं कहती हूँ कि दोबारा डिबेटेबल इशू आ जाता है। ग्रीन हाउस जब आप कहते हैं तो यहाँ के ऊपर बहुत ये लोग जोर दे रहे होते हैं कि ये जो है ये एक ब्लेसिंग होने के साथ साथ ख़तरा भी है, लेकिन ये कि बहरहाल बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रीनरी से, ग्रीन हाउस से ख़तरा नहीं होता, वो ख़तरे को भगाने का ज़रिया होता है। ठीक है, तो वो लोग ये साबित करने की कोशिश, तो ये बहरहाल दोनों तरह की फोर्सेज जो हैं ये काम कर रही हैं। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिए, दोनों तरफ के साइंटिस्ट के। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जिस तरह यहाँ के ऊपर आपको बताया गया कि वो उनसे बचाना है थोड़ा सा, उनके एमिशन ज़्यादा ना होने पाए। और वो वाले जो साइंटिस्ट हैं वो भी हैं मौजूद जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, उनसे कुछ नुकसान नहीं होगा। एक तो ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग़िज़ा के तौर पे हो, सांस के तौर पे हो, तो ये ज़रूरी है। और जितनी हम फ़ज़ा को गंदा कर चुके, फ़ज़ा को हम आलूदा कर चुके, पोल्यूट कर चुके, तो उसका हल भी ग्रीन हाउस के अंदर है। ठीक है, ये कार्बन सिंक होते हैं, सबसे बड़ी ये कार्बन जो फ़ज़ा में जितनी भी कार्बन है उसको जज़्ब कर लेंगे तो फ़ज़ा को साफ़ करेंगे, उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है। ठीक है, फिर उनका जो दूसरे वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका आर्ग्यूमेंट एक ये भी है कि पानी जो है ज़रूर ये जो है अपने अंदर एनर्जी जज़्ब करता है, हीट जो है, हीट एनर्जी वो जज़्ब करता है, लेकिन साथ साथ उनका आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पानी तो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में लाता है ग़िज़ा के लिए, इनकी पौधों को बनाने के लिए, उससे हीट जनरेट नहीं होती। आपको पौधों के पास जाएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल भी हो गया। 2005 यानी अब अपनी आप इसके अंदर आ जाइए, 2000 का जो सिलसिला चल रहा है। 2005 the Millennium Ecosystem Assessment is published, which is a global assessment of the state of the environment. अब मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पूरी तरह से जो आप 2000 के अंदर पूरी दुनिया को जो है वो कवर किया गया, इसके अंदर अपनी रिसर्च के अंदर डाला गया और देखा गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ठीक है, असेसमेंट की गई उनकी और ये जो है is published, which is a global assessment of the state of the environment. 2015 the Paris Agreement is signed, which is an international treaty that aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. ठीक है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो है वो बना और पेरिस एग्रीमेंट में क्या तय पाया, तो पेरिस एग्रीमेंट में गर्मी को कम करने का कि इसको जो है वो थोड़ा सा हम 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसको हम थोड़ा सा जो है वो पहले जो इंडस्ट्री से पहले वाला था उसकी तरफ हम लाने की कोशिश करें, तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जाए। ठीक है, द एनवायरमेंटल मूवमेंट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रीसेंट डेकेड्स बट मैनी चैलेंजेस स्टिल नीड टू बी एड्रेस। अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी यानी जो हयातियात थी हमारी, चाहे वो जानवरों के लिहाज से हो गई, इंसानों के लिहाज से हो गई, पौधों के लिहाज से हो गई, इसका जो लॉस हो रहा है। पोल्यूशन आर ऑल मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड। The environmental movement continues to play a vital role in advocating for environmental protection and in raising awareness of environmental issues. ठीक है, यहाँ तक ये आपका पूरा आज environment का section जो है ये complete हो जाता है और sources भी नीचे दिखा दिए हैं, वो भी दिखा दीजिए कि ये जो sources हैं वो यहाँ से ली गई हैं जहाँ से ये आपको information provide की गई। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर टॉपिक्स बनाने, ये आप एक मरतबा अच्छा सा पढ़ लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएगी, चाहे वो जीएससी से मुताल्लिक हुआ चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस से मुताल्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अपना ख्याल रखिएगा, तवज्जो दीजिएगा अपने इन्वायरमेंट पे। ठीक है, थैंक यू।